Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 8th of May 2020 Friday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is without bad days our good days can't exist. तो आजकल हमारे खराब दिन चल रहे हैं because of the COVID-19 but आने वाले टाइम में हम एक अच्छे दिनों को देखेंगे and stay positive. So in today's discussion we are going to cover these article. सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 1 गिवन ऑन पेज नंबर 1 और ये जो न्यूज़ है ये आज के मैक्सिमम न्यूज़पेपर में ये आज की हेडलाइन या फ्रंट पेज पे इस न्यूज़ को कवर किया है. इन अ वेरी सैड डेवलपमेंट एट आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ स्टाइरिन गैस कॉज्ड अ डजन ऑफ डेथ्स एंड नंबर ऑफ पीपल हॉस्पिटलाइज्ड. कल LG पॉलीमर की एक कंपनी है विशाखापट्टनम में जहाँ पर स्टाइरिन गैस के लीकेज होने से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या सिक रिपोर्ट किए गए हैं. सिक मतलब आइदर दे आर फीलिंग नोजिया ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ अनवेल सिम्टम्स. और ये बहुत ही इंडिया की हिस्ट्री में ये इट इज़ वन ऑफ द मेजर लीकेज दैट इंडिया हैज़ फेस्ड. Among the victims, 4 died in hospital and 4 from fall. जो मरे हुए लोगों में से जो 4 हैं वो बेसिकली पॉइजनिंग ऑफ द गैस की वजह से जिनकी डेथ हुई है और जो 2 हैं वो escape के ड्यूरेशन में फॉल करके टनल से उनकी डेथ हो गई है. यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स जो कि इन्होंने जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया उस फैसिलिटी का उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का तो पाया दैट दिस एक्सीडेंट वॉज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द सेफ्टी प्रोसीजर. ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए जा रहे हैं. कुछ रीजंस ऐसे हैं कि बहुत टाइम से अगर लॉकडाउन की वजह से जो फैक्ट्री थी वो क्लोज थी. जो फैक्ट्री क्लोज थी तो उस ड्यूरेशन में फैक्ट्री के कुछ इक्विपमेंट में रस्टिंग हो गई थी और उस रस्टिंग की वजह से फैक्ट्री को दोबारा से रीओपन किया गया तो ये लीकेज कॉज हुआ है. सम आर सेइंग दैट द केमिकल विच इज़ यूज्ड इन दिस फैक्ट्री इज़ एक्चुअली हाईली अनस्टेबल और उसको स्टेबल करने के लिए एक इनहिबिटर यूज़ किया जाता है जिससे वजह से उसका ऑक्सीडेशन कम हो. तो जब फैक्ट्री दोबारा से चली तो वो इनहिबिटर का यूज़ नहीं किया गया जिसकी वजह से जो वो केमिकल था जो अनस्टेबल था जैसे गैस रिलीज़ हुई है वो उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस रिलीज़ करके ये डेथ कॉज करी. और जो भी रीज़न हो अभी क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो बहुत सारे ऑफिशियल्स इस बात पे अभी बोलने से थोड़ा सा मना कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या रीज़न था इस गैस का लीकेज का. फिलहाल के लिए जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही कहा गया है कि इट वाज अ क्लियर वॉलेशन ऑफ द सेफ्टी प्रोसीजर. अगर बहुत लॉकडाउन के बाद में अगर फैक्ट्री री ओपन हुई थी तो प्रॉपर उसका सेफ्टी प्रोसीजर का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था. सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए. चेकिंग होनी चाहिए थी कि ऐसा कोई रस्टिंग या ऐसा कोई इक्विपमेंट ख़राब तो नहीं हो गया है. सारे इक्विपमेंट्स चल रहे हैं सारे सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं सारे केमिकल्स और इनहिबिटर्स आर इन प्रॉपर प्लेस. तो ऐसा नहीं किया गया जिसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक्सीडेंट हुआ है. हालांकि इंडिया की हिस्ट्री में ये एक्सीडेंट ऐसा कोई पहला एक्सीडेंट नहीं है जो इंडिया फेस कर रहा है बट इस कोविड-19 की सिचुएशन में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना ये बहुत एक ख़राब न्यूज़ है. और एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे विक्टिम्स जो कि बच गए हैं जो सर्वाइव कर गए हैं इस गैस लीकेज में स्टाइरिन गैस लीकेज में जिनकी डेथ नहीं हुई है नाउ दे आर मोस्ट ससेप्टेबल टू कोविड-19 इन्फेक्शन. अब उनकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो गया जिसकी वजह से वो पूरा जो एरिया है दैट बिकम हाईली ससेप्टेबल एंड वल्नरेबल टू कोविड-19 इन्फेक्शन. और अगर मेजर एक्सीडेंट की बात करें या फेटल एक्सीडेंट्स की बात करें जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बहुत इंडिया फेस कर चुका है. सितंबर 2009 में एक हुआ था जिसमें वेदांता भारत एल्युमिनियम प्लांट्स की एक चिमनी जो थी वो उसके कंस्ट्रक्शन में करीब 45 जो वर्कर्स थे उनकी डेथ हो गई थी. 2014 में गेल में एक फायर ब्लास्ट हुआ था जिसमें करीब 18 लोग मारे गए थे. इसी तरह ब्लॉयर एक्सप्लोजन हुआ ब्लास्ट इन गैस पाइपलाइन इन सेल एंड 4 डेथ अमंग मैसिव ONGC फैसिलिटी इन मुंबई इन 2019 जो कि भी पिछले साल ही हुआ है ONGC की फैसिलिटी में जिसमें 4 जो थे वो एम्प्लॉयज़ मारे गए थे. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है बट द टाइमिंग ऑफ दिस एक्सीडेंट इज़ नॉट वेरी गुड. और एक्चुअली किसी भी एक्सीडेंट की टाइमिंग अच्छी नहीं होती. एक्सीडेंट तो होना ही नहीं चाहिए बट इस सिचुएशन में एक्सीडेंट होना इट्स मोर पैथेटिक फॉर इंडिया. और अगर हम जिस कंपनी में LG पॉलीमर जिसमें अगर
इसका डेवलपमेंट जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी बात करें तो ये डेवलपमेंट लाइन रही है जो कि एलजी पॉलीमर की है। और अगर ये अपनी पूरी लाइफ स्टेप से देखें तो इसकी हमेशा की लाइफ स्टेप जब से ये इंडिया में इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है ये कई रीजंस की वजह से जो है वो कंट्रोवर्सी में रहा है। उसने कई बार उसने कुछ कोर्ट्स के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किए, सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, तो कई बार इस एलजी पॉलीमर को जो है वो कोर्ट के प्रेमाइसेस में पाया गया बिकॉज ऑफ द वॉयलेशन ऑफ द मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये बार बार रूल्स के वॉयलेशन हो रहे थे तो इस चीज़ को लेकर के वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई एक सब्सटैंशियल स्टेप क्यों नहीं लिया, क्यों अलाउ किया इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट होने को। और अगर इंडिया की हिस्ट्री में बात करें एवं चाहे वर्ल्ड की हिस्ट्री में बात करें, जो अब तक का बोला था कि सबसे वर्स्ट और बड़ा एक्सीडेंट हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ गैस लीकेज, दैट वाज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी हो इसके बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। और इस ट्रेजेडी गैस लीकेज के बाद में इंडिया में बहुत सारे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को लेकर के रूल्स या रेगुलेशंस एक्ट लाए गए थे। इसमें क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो यूनियन कार्बाइड एक प्लांट था जिसको डाउ का केमिकल्स एमएनसी थी, उसका वो प्लांट था इंडिया में भोपाल में, जिससे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस दिसंबर 3 1984 को रिलीज हुई करीब रात में। और जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि कई सारे लोग मरे थे। आप मुझे बताएंगे व्हाट वाज द टोटल डेथ टोल इन दिस केस। बहुत ज़्यादा नंबर बहुत हाई था। और ये गैस जो थी वो बहुत टॉक्सिक, ऐसा बोला था कि इसके 21 ppm पार्ट्स पर मिलियन भी अगर हैं तो ये जो गैस है वो डेथ कॉज करने में सक्षम है। इट वॉज द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर ग्लोबली एंड स्टिल कंटिन्यू टू हैव इल इफेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ अफेक्टेड एरिया। और ऐसा बोला जाता है कि ये गैस की वजह से जो सर्वाइवर थे इस गैस लीकेज के बाद, उन सर्वाइवर्स में अभी तक कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिलिटीज़ देखी जाती हैं। उनके चिल्ड्रंस जो हो रहे हैं उनमें कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिलिटीज़ देखी जाती हैं। इवन कई बार उस पर रिपोर्ट भी आई। एक बार एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो चिल्ड्रंस जो वुमेन्स हैं जो उस लीकेज में एक्सपोजर गैस का जिनका एक्सपोजर हुआ था बट डेथ नहीं हुई थी, उनके बच्चे अभी भी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा हो रहे हैं, एनॉमलीज़ के साथ पैदा हो रहे हैं, जिससे कि उनका जो है वो कॉम्पनसेशन वो है इंक्रीज़ कर देना चाहिए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के पटिशन भी लगा था, जिसको बाद में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। और उस एक्सपर्ट कमेटी में इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह करके कि इस रिपोर्ट में, इस रिसर्च रिपोर्ट में मेथडोलॉजिकल फ्लॉज हैं, ये रिपोर्ट ऑथेंटिकेट नहीं है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ एक और ट्रेजेडी एसोसिएटेड है कि जो ट्रेजेडी हुई तो हुई, लेकिन जो इसके विक्टिम्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिला या उनके साथ भी बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं हुआ। इवन वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, बहुत डिलेड जस्टिस मिला, और वो जो मिला भी वो भी सफिशेंट नहीं था, क्योंकि बेसिकली जो उसमें इन्वॉल्व लोग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे सेक्शन से या फ्लरिश सेक्शन से नहीं थे, रिच लोग नहीं थे, वो झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया वाले वर्कर्स और मजदूर थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म अपना कॉज को परस्यू नहीं कर पाए। और उनके साथ ऐसा बोला था कि उनके साथ जुडिशरी में भी इनजस्टिस हुआ। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। इट्स टाइम फॉर कॉन्क्रीट रिवाइवल प्लान। कुमार SBI के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा है कि अब इट्स अ वेरी पीक टाइम कि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत एक कॉन्क्रीट रिवाइवल प्लान लेकर के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो लिक्विडिटी क्रंच है वो तो मार्केट में है ही, बैंक्स आर नॉट रिलेक्टेंट टू गिव द लोन। और जो मुद्रा लोन था जिसके अंदर कई सारे एंटिटीज़ को लोन मिलता है, उसमें भी डिफ़ॉल्ट के केसेस बढ़ रहे हैं। 25% तक डिफ़ॉल्ट मुद्रा लोन्स में बताया है SBI ने अपने खुद के बैंक में। और अगर एक्सपोजर या डिसबर्समेंट की बात करें कि मुद्रा लोन का कितना डिसबर्समेंट हो, तो आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर्स में भी है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी है, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज में भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी है, रीजनल रूरल बैंक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है मुद्रा लोन्स का। अब आप में से कई स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, व्हाट इज़ मुद्रा लोन। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुद्रा लोन या मुद्रा स्कीम क्या है और इसमें कैसे लोन मिलता है। एक्चुअली ये लोन देने की स्कीम है, बट कब ये आई और किस गवर्नमेंट ने इसको चलाया और इसमें बेसिक प्रोविजंस इसके क्या हैं। तो इसी न्यूज़ में जो रजनीश कुमार हैं जो चेयरमैन है SBI के, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का अब यह पीक टाइम है जब गवर्नमेंट को एक इकोनॉमिक रिवाइवल और सपोर्ट इकोनॉमी को देना पड़ेगा, अगर वो चाहती है कि इकोनॉमी दोबारा से जल्दी रिवाइव कर पाए और ये कैटास्ट्रॉफी में कन्वर्ट ना हो। बैंक्स आर वर्किंग ऑन अ मेजर्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कस्टमर इम्पैक्टेड बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया है कि
वो जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको सपोर्ट देने की बात करें। अभी तक क्या था, अभी तक बैंक्स वर रिलेक्टेंट टू ग्रांट लोन टू एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। बट अभी हमने कल के डिस्कशन में डिस्कस किया था कि बैंक्स ने, चाहे वो एसबीआई ने स्टार्ट कर दिया है एनबीएफसीज को लोन ग्रांट करना आफ्टर चेकिंग देयर रिकलेक्शन और रीपेमेंट परसेंटेज, और उन्होंने मोराटोरम पीरियड भी इंक्रीज़ करने की बात करी कि केस टू केस बेसिस पर वो एनबीएफसी या म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के मोराटोरम पीरियड को भी इंक्रीज़ करेंगे। इसमें 25 केसेस को एसबीआई कल डील कर रहा था। तो इसी तरह की चीज़ों को लेकर के जो थोड़ा सा बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स हैं, नाउ दे आर बिकमिंग मोर एक्टिव। और उसके लिए जो मिस्टर रजनीश कुमार हैं, उन्होंने कहा कि जो सर्टेनिटी है रेगुलेटरी इंस्टांस में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड। सर्टेनिटी मीन्स गवर्नमेंट जो है, अगर हम बात करें पिछले 2 महीनों में गवर्नमेंट करीब 4,000 से ज़्यादा नोटिफिकेशन ला चुका है कोविड-19 और इकोनॉमिक पे लेकर है कि क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ है, कितने एग्जाम्पशंस हैं, कौन सी एक्टिविटी चल सकती, कौन सी एक्टिविटी नहीं चल सकती, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सोचिए 4,000 पिछले 2 महीने 3 महीने में आए, तो इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग कन्फ्यूजन्स इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, इन द माइंड्स ऑफ बैंक्स, इन द माइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ अलाउ है, क्या चीज़ नहीं अलाउ है, अगले दिन कुछ दूसरा नोटिफिकेशन आता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिस्टर रजनीश कुमार ने कहा कि सर्टेनिटी ऑन अ रेगुलेटरी इंस्टांस इज हाईली रिक्वायर्ड। अभी एक्चुअली गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी स्पेसिफिक ऑन अ स्ट्रैटेजी ऑफ एग्जिट, कि किस तरह की एग्जिट स्ट्रैटेजी को एक्चुअली फॉलो करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रजनीश ने कहा कि एग्जिट स्ट्रैटेजी प्रॉपरली फॉर्मुलेट होनी चाहिए, रेगुलेटरी इंस्टांस जो है वो सर्टन होना चाहिए, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इफ गवर्नमेंट वांट्स इकोनॉमी टू रिवाइव। आस्क्ड अबाउट द नेचर ऑफ प्लान, अगर उनसे पूछा गया कि नेचर कैसा प्लान वो चाहते हैं, किस तरह का प्लान, तो उन्होंने कहा दैट टोटली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एग्जिट प्लान वी आर गोइंग टू फेस। और कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को बोला है कि हर, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट हो, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, कस्टमर्स हो, पब्लिक हो, सबसे कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट एक्शन की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि इट हैज़ बीन रियलाइज्ड बाय द पब्लिक एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द गवर्नमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज दैट दिस पैंडेमिक इज नॉट गोइंग टू go away soon and we have to live with this virus for a longer period of time। हमें अभी कुछ लंबे समय तक इस वायरस के साथ रहना है। तो सर्टन बिहेवियरल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, इंडस्ट्रियल चेंजेस आर एक्चुअली रिक्वायर्ड, और वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में ही या कोऑर्डिनेटेड मैनर में ही इन टैंडम होने चाहिए। गवर्नमेंट ने जो अपना सपोर्ट पैकेज लाया था 1.7 मिलियन का मार्च में, वो उसके बाद एक बिग स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत है, जिसको करें हर बहुत दिनों से, चाहे वो बैंक्स हों चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, दे आर कंटिन्यूसली सेइंग अ सेकेंड इकोनॉमिक पैकेज इज रिक्वायर्ड, सपोर्ट पैकेज इज रिक्वायर्ड। आरबीआई ने अपनी तरफ से 2-3 बार मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करी है, सर्टन मेजर्स लिए हैं, रीफाइनेंस विंडो क्रिएट करी है, मोराटोरम पीरियड को इंक्रीज़ कर दिया है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लो कर दिए हैं। बट फिर भी जब तक परचेजिंग स्टॉल्ड है, परचेजिंग रुकी हुई है हाउसेस, कार और रिटेल लैंडिंग में, तब तक की इकोनॉमी को रिवाइव कर पाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के मिस्टर रजनीश जी ने कहा है कि गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर फॉर द इकोनॉमिक रिवाइवल एंड सपोर्ट प्लान इन अ वेरी कॉन्क्रीट मैनर, एंड एक्चुअली दे शुड डिवाइज द एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर दिस लॉकडाउन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। RIL सेल्स ऑफ $989 मिलियन एशियन पेंट स्टेक। जैसा कि कंटिन्यूसली हम 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं कि रिलायंस जो है वो अपने बहुत सारे स्टेक को सेल कर रहा है, और रिलायंस इस समय अपने हाईएस्ट वैल्यूएशन की कैटेगरी पर है। तो हाईएस्ट वैल्यूएशन की कैटेगरी पर है, तो इस समय इस हाईएस्ट वैल्यूएशन को रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा। और हमने पिछले न्यूज़ में भी कई बार डिस्कस किया है कि RIL है जो प्लान कर रहा है 2021 तक डेट फ्री कंपनी बनने का। तो ऐसी न्यूज़ आई है, इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल डिस्क्लोजर, इट इज़ अ न्यूज़, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि जिसको एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज इसको टॉप पेज पे या फ्रंट पेज पे कवर किया, तो दिस न्यूज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछली बार 2-3 बार से हम देख रहे हैं रिलायंस के कई सारे स्टेक, जो रिलायंस अपने स्टेक सेल कर रहा है बहुत सारे बिजनेसेस में, और इवन खुद के बिजनेस में भी फेसबुक को इन्वॉल्व किया है। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है। रिलायंस इंडस्ट्री इज कंसिडरिंग सेलिंग इट्स स्टेक इन इंडियाज लार्जेस्ट पेंट मेकर वैल्यूड अबाउट $989 million as the conglomerate step up efforts to trim its debt, said people familiar with the matter।
एशियन पेंट्स में जो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टेक है वो कितना है, 4.9% का स्टेक है, जिसको कि ब्लॉक ट्रेड, सीरीज ऑफ ब्लॉक ट्रेड के थ्रू रिलायंस इंडस्ट्री सेल करने की सोच रहा है। हालांकि इस पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। और रिलायंस जो है वो तीस्ता रिटेल के थ्रू बेसिकली ये पेंट कंपनी में स्टेक है इसका, डायरेक्ट स्टेक नहीं, तीस्ता रिटेल के थ्रू है। तो रिलायंस अब इस और स्टेक को बेचने की कंडीशन पर आ गया। और इवन कई सारे जो रिलायंस के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2021 का जो टारगेट है उससे बहुत पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो डेट फ्री हो जाएगी। साइज एंड टाइमिंग ऑफ एनी पोटेंशियल सेल हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड, रिलायंस के कुछ ऑफिशियल्स ने कहा है, जो कि उन्होंने बोला है कि एनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए कि उनका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, बट साइज एंड टाइमिंग ऑफ द पोटेंशियल सेल, कितना बेचेंगे 4.9% में, कितना रखेंगे, कब बेचेंगे, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। हालांकि जो रिलायंस के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है उन्होंने इस डेवलपमेंट को फॉर्मली डिनाई कर दिया और कहा रिलायंस ऐसा कोई प्लान अभी नहीं कर रहा है। स्टूडेंट, कभी भी कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी जब कोई भी मर्जर एक्विजिशन प्लान करती है, कोई स्टेक सेलिंग प्लान करती है, तो उसको इमीडिएटली मार्केट में उस न्यूज़ को फ्लोट नहीं किया जाता है या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो शेयर मार्केट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इनसाइडर ट्रेडिंग की, अगर आपने सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें कंपनी के बारे में क्योंकि इंटरनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके उसके शेयर प्राइसेस को फ्लक्चुएट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा जब डेवलपमेंट होता है विद इन द कंपनी या डिस्कशन में चल रहा होता है, तो उस चीज़ को या उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उसे सीक्रेट रखा जाता है कि जब तक कि एक्चुअली में वो डील फाइनल ना हो जाए। तो अभी आप ये नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअली रिलायंस सेल करने जा रहा है एशियन पेंट के स्टेक को, कि नहीं सेल करने जा रहा, बट इट इज़ अ news coming from certain reliable sources to Business Standard. A stake sale would be the latest in string of fundraising plan unveiled by Reliance in order to bolster investor कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बोस्टर करने के लिए रिलायंस ने डिसाइड किया है या डिसाइड करेगा या कर चुका होगा अपने एशियन पेंट के स्टेक को सेल करने के लिए। तो ये अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो ये रिलायंस का थर्ड स्टेक सेल होगा। पहला आपको पता है फेसबुक, दूसरा आप मुझे बताएंगे, और तीसरा ये एशियन पेंट्स का। और इसका सीधा पर्पस क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपने आप को 2021 तक डेट फ्री कंपनी बनाना चाहता है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली शेयर मार्केट पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 1। पीपल होल्ड कैश एमिड कोविड थ्रेट। आरबीआई ने अपने डेटा रिलीज़ में कहा है कि इस समय कोविड-19 की सिचुएशन में जो पब्लिक है वो कैश को रखना या होल्ड करना ज़्यादा प्रेफर कर रही रादर देन पोजेसिंग एनी अदर फाइनेंशियल एसेट्स। क्यों? क्योंकि कैश जो होता है वो बहुत लिक्विड होता है, दैट कैन ईजिली बी यूज टू परचेज एंड रीपरचेज एनीथिंग, ठीक है। तो आरबीआई का डेटा बोल रहा है कि इस ड्यूरेशन में जितना जो जनवरी से लेकर के ये मई तक अप्रॉक्सीमेटली 2.66 ट्रिलियन का जो कैश है वो सर्कुलेशन में है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो मार्केट के सर्कुलेशन में, वो पीपल्स के पास होल्ड किया हुआ है। पीपल्स ने क्यों होल्ड कर रखा है, पब्लिक ने क्यों होल्ड कर रखा है? क्योंकि अनसर्टेन कंडीशन है, आगे पता नहीं है कि बैंक्स भी रहेंगे, कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, कितने बैंक्स बचेंगे, इकोनॉमी की क्या कंडीशन होगी। तो उस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए जो पब्लिक है उसने अपना मनी बैंक्स में ना रख करके अपने कैश के फॉर्म में अपने घरों में रखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बैंक्स पर भी जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है because of the increasing NPA and inefficiencies of the financial management in banks। तो और ऐसा बोला जा रहा है कि जो 2.66 ट्रिलियन का जो कैश इस समय एक्चुअली सर्कुलेशन में है वो 2019 के पूरे 12 महीने के कैश सर्कुलेशन से भी ज़्यादा है। मतलब जनवरी से लेकर मई तक के बीच में जो कैश सर्कुलेशन हुआ है मार्केट में, हम ये नहीं बोल सकते ये एक्चुअली मार्केट में सर्कुलेट हुआ है। जो कैश एक्चुअली पब्लिक के हाथ में है इन द फॉर्म ऑफ होर्डिंग्स यू कैन से, वो पिछले साल के पूरे 12 महीने से भी ज़्यादा है। पिछले साल का पूरा कैश सर्कुलेशन कितना था? $2.49 ट्रिलियन, रुपीज़ 2.40 ट्रिलियन था, जो कि जनवरी से मई के बीच में इस समय कितना है? 2.66 ट्रिलियन। और ऐसा बोला जा रहा है कि करेंसी इन सर्कुलेशन जो इस समय है पब्लिक के हाथ में जो मनी है वो ऑलरेडी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो गिरी हुई हैं उसको
और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में डालेगा। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता होगा, ऐसा कैसे भी करेंसी इन सर्कुलेशन, लोगों के हाथ में करेंसी है तो ये अच्छा है ना। आप कहने वाले तो भी कह सकते हैं ना कि डिमांड होगी, जब भी इकोनॉमी ओपन होगी तो सडनली डिमांड होगी, बट डिमांड की भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। डिमांड कितनी होगी? अगर हमारे पास 125 करोड़ के हम लोग हैं तो भाई अगर कोई भी, अगर ये भी कंडीशन मानी जाए कि 125 करोड़ लोग एक आइटम खरीदेंगे एक एक, तो भी 125 करोड़, इससे ज़्यादा तो नहीं, दो खरीदेंगे तो चलो, कुछ लोग दो खरीदते हैं तो भाई 150 करोड़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड हो जाएगी, 150 करोड़ के। लेकिन डिमांड की भी एक कंडीशन है, अगर मनी उससे ज़्यादा है पब्लिक के हाथ में जितना होना चाहिए। अगर हम बात करें पिछले साल तो सिर्फ 2.40 ट्रिलियन ही था पूरे साल में, और इस बार सिर्फ 5 महीनों में 2.66 ट्रिलियन हो गया। तो इसका मतलब पब्लिक के हाथ में एक्सेस मनी है, और जैसे ही इकोनॉमी जो है वो ओपन करेगी, पब्लिक डिमांड तो इमिडिएटली बूस्ट होगी ही होगी। ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं कि वी शेप रिकवरी इंडिया देखेगा, बट डिमांड की भी अपनी सैचुरेशन है कि इससे ज़्यादा या लिमिट से डिमांड नहीं हो सकती। और डिमांड की बात दूसरी भी है कि अगर एक कंडीशन भी मान लीजिए कि डिमांड, हम मान लेंगे उस पूरे मनी की डिमांड होगी भी, तो क्या इंडस्ट्री उतनी सप्लाई इंश्योर कर पाएगी? अगर सप्लाई इंश्योर नहीं कर पाएगी और डिमांड बढ़ी रहेगी तो इट मे लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। और उस सिचुएशन में इन्फ्लेशन, जबकि इकोनॉमी तुरंत ही ओपन होगी, और हायर इन्फ्लेशन इज अ वेरी बैड सिम्टम फॉर एनी इकोनॉमी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर इकॉनमी जैसे ओपन होती है, लोग क्या करेंगे, कुछ अपना सेविंग्स का जो उन्होंने होर्डिंग्स कर रखी है उससे कुछ किससे तो डिमांड है, वो कुछ से सामान खरीदेंगे, डिमांड प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी, बट कुछ अमाउंट वो बैंक में फिर से डालने की कोशिश करेंगे इन द टर्म्स ऑफ फिक्स असेट्स, ऑफ फिक्स एफडी और आरडी के फॉर्म में वो डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, बैंक के पास फिर से लिक्विडिटी इमीडिएटली बूस्ट होगी। और ऑलरेडी अभी आपको पता है, कल के ही न्यूज़ में हमने डिस्कस किया है कि बैंक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट सम ट्रिलियन जो मनी है वो आरबीआई में लैंड किया है, क्योंकि बैंक्स के पास एक्सेस लिक्विडिटी है। बैंक्स जो है वो रिलेक्टेंट हैं लोन ग्रांट करने के लिए। अभी बैंक्स के पास एक्सेस लिक्विडिटी है क्योंकि लोन ग्रांट नहीं हो रहे। जैसे इकोनॉमी ओपन होगी, बैंक के पास फिर से लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड सिम्टम कि आरबीआई के पास लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है और मार्केट में मनी क्रंच हो रहा है। तो आरबीआई ने इस चीज़ को लेकर के बहुत कॉशियस बोला है कि इट इज़ नॉट अ गुड साइन, सीआईसी शुड राइज इन टैंडम विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में क्या करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पेस से बढ़ती, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ती जाती है। या इसको वाइसे वर्सा भी कह सकते हैं, जैसे करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। क्यों? करेंसी इन सर्कुलेशन मीन्स मार्केट में पैसा है, लोगों के हाथ में पैसा है, पैसा है मतलब डिमांड है, डिमांड है मतलब सप्लाई की ज़रूरत है, सप्लाई की ज़रूरत है मतलब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जॉब क्रिएशन है, तो इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। बट इस बार जो सिनेरियो देखा जा रहा है दैट इज़ एक्चुअली अपोजिट। अपोजिट कैसा कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो श्रंक कर रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ श्रंक कर रही हैं, मार्केट में डिमांड नहीं है, फिर भी जो पब्लिक है वो लार्ज कैश विड्रॉल कर रही है। इट इज़ सिंपली इंडिकेटिंग दैट पब्लिक डू नॉट हैव फेथ इन बैंकिंग सिस्टम, और पब्लिक डू नॉट हैव फेथ इन द पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। पब्लिक को कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन है, या उसमें र्यूमर है या सेंटिमेंट्स है कि अभी आने वाले टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिवाइव नहीं करने वाली है। तो इस वजह से अनसर्टेनिटीज़ को इंश्योर करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए पब्लिक ने अपने कैश की होर्डिंग्स शुरू कर दी है। और जनरली जो कैश की ये होर्डिंग्स जो इंक्रीज देखा था, कैश इन सर्कुलेशन कब इंक्रीज होता है, या तो ये इलेक्शन की जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उस ड्यूरेशन में भी करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, या कोई फेस्टिव रीज़न होता है। बट दोनों ही केसेस में, चाहे वो फेस्टिव रीज़न हो चाहे वो इलेक्शन हो, पब्लिक के हाथ में मनी आता है, वो डिमांड क्रिएट करता है। बट इस समय जो पब्लिक के हाथ में मनी है दैट इज़ एक्चुअली होर्डिंग्स, दैट मनी इज़ नॉट जनरेटिंग एनी डिमांड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो it is reflecting some uncertainties, and it is not a very good indication for any banking industry of any country, and it may create a unnecessary challenges and a very difficult challenge for RBI in future when the economy will boost, or when the economy will actually exit from the लॉकडाउन। इट इज़ सो बिकॉज बैंक्स डोंट वांट टू लेंड, वो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक के पास एक्सेस ऑलरेडी मनी है और बैंक्स लेंड नहीं करना चाहते। वो हमारा 3.7% की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इवन 3.7% का इंटरेस्ट रेट लेते हुए भी आरबीआई में उन्होंने अपना एक्सेस अमाउंट पार कर दिया, दैट इज़ 8.5 ट्रिलियन। कल मैंने पूछा था आपसे कि व्हाट इज़ द रिवर्स रेपो रेट, तो वो 3.75% है।
तो ये सिचुएशन जो है, अनयूटिलाइज मनी, होर्डिंग्स ऑफ मनी, ये इवन इकोनॉमी ओपन होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन या बहुत ज़्यादा चैलेंज पोज करेगी फॉर आरबीआई और फॉर एनी इकोनॉमी। और अगर हम ग्राफ में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है जो हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन। दिस इज अमाउंट इन ट्रिलियन, 25.35 तक ये पहुंच गया है मई 1 में। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड सिम्टम फॉर एनी इकोनॉमी। Okay, let's see article number 5 given on page number 2. अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया है पिछली कई सारी न्यूज़ में कि जो चाइना के अगेंस्ट मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है वो इंडिया के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी काम कर सकता है। इवन हमारे जो कई सारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा था इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो कंपनीज चाइना को छोड़ रही हैं, चाइना में जो मिसट्रस्ट हुआ है या कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से जो सप्लाई चेन ब्लॉकेज हुआ है वहाँ पर, उसकी वजह से जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट छोड़ करके आ रही हैं, स्पेशली यूएस कंपनीज। क्यों? क्योंकि यूएस और चाइना के बीच तो ऑलरेडी वॉर चल रहा है, तो अब उसको इस वॉर, ट्रेड वॉर को और इंक्रीज़ करने के लिए जो या बोल सकते हैं यूएस ने चाइना पे कई सारे सैंक्शन लगाने के लिए या चाइना को सबक सिखाने के लिए अपनी बहुत सारी कंपनीज को बोला था दे शुड लीव द चाइना। और धमकी भी वो करंटली हमेशा चाइना को देता रहता है कि आप अगर आपने इस इन्वेस्टिगेशन में, कोविड-19 इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं किया तो आपको रिटेलिएटरी टैरिफ को फेस करना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं यूएस की, स्पेशली यूएस की, नाउ दे आर थिंकिंग टू लीव द चाइना, और ये इंडिया के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी है। इंडियन गवर्नमेंट आर करेंटली in talk with 1,000 US firms from China to attract their FDI into India। तो न्यूज़ क्या है? इंडिया आईज 1000 US firm from चाइना। इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो कंटिन्यूसली इन 1000 कंपनियों से टॉक पे है कि अगर वो चाइना छोड़ रहे हैं तो दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। इससे पहले भी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया है कि लग्जमबर्ग से भी बड़ी जगह जो इंडिया प्लान कर रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट द कंपनी लीविंग द चाइना कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन इंडिया। India is seeking to attract US business including medical devices against Abbott Laboratories Medtronic to relocate from China as US step up efforts to blame Beijing for its role in coronavirus पैंडेमिक, जिनमें कंटिन्यूसली यूएस और चाइना के बीच में ब्लेम गेम चल रहा है। उसकी वजह से कई सारी जो यूएस कंपनीज़ हैं वो चाइना को छोड़ने के लिए सोच रही हैं। तो उस ड्यूरेशन में हम जो यूएस है और इंडियन गवर्नमेंट है, दे आर कंटिन्यूसली इन टॉक और यूएस कंडीशंस पर और इन सब चीज़ों पर डिस्कशन कर रहा है कि अगर वो इंडिया में आते हैं तो उन्हें कितने टैक्स हॉलीडेज़ बेनिफिट्स मिलेंगे, लैंड टैक्स कैसे रिफॉर्म्स होंगे, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ आए इंडिया में। ठीक है, इंडिया इज़ प्रायोरिटाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल, लेदर एंड ऑटो पार्ट्स मेकर्स अमंग देन 550 प्रोडक्ट्स कवर इन द डिस्कशन। और इंडिया किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज कर रहा है? कि इंडिया प्रायोरिटाइज कर रहा है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट की जो कंपनीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग की जो कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल की जो कंपनीज़ हैं, लेदर की जो कंपनीज़ हैं, ऑटो पार्ट्स की जो कंपनीज़ हैं, उनको इंडिया प्रायोरिटी दे रहा है कि इस तरह की कंपनीज़ इंडिया में आएँ और अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इस्टेब्लिश करें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्हीं तरह की कंपनीज़ को क्यों? अगर जो लोग इकोनॉमिक सर्वे से या गवर्नमेंट के इकोनॉमिक जो न्यूज़ होती है उससे टच में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि टेक्सटाइल और लेदर जो कंपनीज होती हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, टेक्सटाइल, लेदर कंपनीज, ये एक्चुअली लेबर इंटेंसिव कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कम कैपिटल इन्फ्यूजन में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेबर इंटेंसिव है, लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हाई होता है फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और लेदर की इंडस्ट्री में। तो गवर्नमेंट हमेशा इस इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रेफर करती है। मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स क्यों? क्योंकि इस समय कोविड-19 की सिचुएशन है और इंडिया में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की और मेडिकल सप्लाईज की। तो इंडिया आगे फ्यूचर की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, इंडिया प्लान कर रहा है कि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और दे आर इन कंटिन्यूअस डिस्कशन विद दीज कंपनीज कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मूव टू blame China for its handling of COVID-19 outbreak is expected to worsen global trade ties as companies and government move resources out of the world's second largest economy to diversify supply chain। अब ये न्यूज़ में क्या है, ये इस लाइन का मतलब ये है कि बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड में हो,
चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की फील्ड में हो, चाहे वो टेक्सटाइल की फील्ड में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल की फील्ड में हो. Companies have realized the impact of concentrating their manufacturing base into one location. उन्हें उसका डिसएडवांटेज पता चल गया है कि अगर अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग बेस को एक ही एरिया में या एक ही कंट्री में कॉन्सेंट्रेट कर देंगे तो उसके लॉसेस क्या होते हैं. क्यों? क्योंकि जैसा कि हुआ चाइना में बहुत सारी कंपनीज ऐसी जिनके मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो चाइना में. और अगर चाइना में जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन अराइज हो गई है तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका पूरा प्रोडक्शन हॉल्ट कर गया. उनकी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स थी वो सब हॉल्ट कर गई क्योंकि चाइना की पूरी इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट हुई थी. और चाइना ही क्यों, वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्टेड है इस पैंडेमिक की वजह से. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बेस है सर्टेन डिसएडवांटेज. चाइना उनको बहुत सारे टैक्स हॉलीडेज देता था जिसकी वजह से जो टैक्स अजम्पशंस थे, लैंड में बहुत ज़्यादा कंसेशंस थे, पॉलिसी फेवरेबल थी, जिसकी वजह से जो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती थी वो बहुत कम आती थी. इसीलिए मैक्सिमम जो कंपनीज थी वो चाइना में इन्वेस्ट करती थी. लेकिन अब क्या हुआ है, कंपनी से कभी सोचा नहीं था कि ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन भी इकोनॉमी में आ सकती है. तो ये एक डिसएडवांटेज के तौर पर उभर कर आया है कि जो कंपनी से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस एक ही लोकेशन में कॉन्सेंट्रेट करें. तो अब कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया है कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को डाइवर्सिफाई करेंगी, अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेंगी, जिससे कि अगर किसी एक एरिया में, किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से उसके अदर एरियाज जो हैं वो लीस्ट अफेक्टेड रहें. अनअफेक्टेड तो नहीं कहा जा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि ये वी ऑल आर लिविंग इन अनरिलेटेड एनवायरमेंट, हाईली इंटर एनवायरमेंट. तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हम बिल्कुल अनरिलेटेड है और हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कि अगर एक कोने में कुछ हो रहा है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ऐसा होता नहीं आज के टाइम में. तो लीस्ट अफेक्टेड को वर्ड इसीलिए मैंने यहाँ यूज़ किया है कि कंपनीज आर नॉट ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस, देयर सप्लाई चेन, सो दैट इफ एनी थिंग, एनी नेचुरल कैलामिटी, एनी पैंडेमिक, एनी negative situation generate in one part of the world, that may have the least impact on other manufacturing units. ऐसा ना हो कि हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में ही थी और चाइना बंद हो गया तो सडनली हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई. ठीक है, तो इसलिए कंपनीज आर नाउ डाइवर्सिफाइंग देयर सप्लाई चेन. अगर हम जापान की बात करें, जापान ने भी 2.2 बिलियन का जो $2.2 बिलियन की जो फाइनेंशियल हेल्प है वो अपनी फैक्ट्रीज़ को दी है कि वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको शिफ्ट करें. अगर उनको जो भी कॉस्ट लगेगी वो जापान ने वो उनको हेल्प, जापान अपनी कंपनीज़ को हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू रिलोकेट देयर फैक्ट्रीज़. इसी तरह यूरोपियन मेंबर्स ने भी कहा है कि वो अपने चाइना से जो उनका सप्लाई है उसको कट करके उस सप्लाई को डाइवर्सिफाई करें. ऐसा ना हो कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है वहाँ पर तो हम सप्लाई ही वहाँ से ले रहे हो तो हम अपनी सप्लाई सिर्फ चाइना में कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे. हमें अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि कल को अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसी और कंट्री से भी सप्लाई, रॉ मटेरियल सप्लाई ले सके. तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने भी डिसाइड किया कि दे विल कट देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज सप्लायर एंड दे विल डाइवर्सिफाई देयर सप्लायर्स, कि वो इंडिया से या अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन से या साउथ एशियन नेशन से भी सप्लाई लेना शुरू करेंगे ताकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सप्लाई चेन हो सके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बेस हो सके, जिससे कि जो रिस्क है वो मिनिमाइज किया जा सके. फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सर्ज इन इन्वेस्टमेंट वुड हेल्प टू शोर अप एन इकोनॉमी बैटर्ड फॉर लॉकडाउन एंड हेल्प हिम टू मेक अप ग्राउंड, हिटिंग अ टारगेट टू ग्रो इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 25% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाई 2022 फ्रॉम 15%. हमारा मेक इन इंडिया में जब इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये ऑब्जेक्टिव था, या इस स्कीम का भी ऑब्जेक्टिव था कि जो 15% का जो GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो इंक्रीज़ करके 25% हो जाए 2022 तक. तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्प करेगा हमारे इस टारगेट को अचीव करने के लिए. तो अगर हम बात करें इंडिया के, तो इंडिया में जैसे कि आपने सुना होगा, कल भी न्यूज़ आई थी कि भेल, इसी लाइन में भेल ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है जिसमें कई सारे फॉरेन कंपनीज़ को भेल ने इनवाइट किया है कि दे कैन कम इनटू इंडिया एंड यूटिलाइज द आइडियल फैसिलिटीज़ ऑफ भेल. जो भेल की ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि आइडल पड़ी हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा बट वहाँ पर सेटअप सारा है, उनको यूटिलाइज़ करने के लिए भेल ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन्वाइट किया है फ्रॉम डिफरेंट ग्लोबल प्लेयर्स. सो ये अब इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और सिर्फ इंडिया के पास ही क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि इंडिया इज़ अ लेबर इंटेंसिव और
इज़ अ रॉ मटेरियल इंटेंसिव, हमारे पास बहुत रॉ मटेरियल है, फैसिलिटी भी और लेबर हमारा है, तो हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट सिर्फ इंडिया ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में अदर कंट्रीज़ भी हैं जो कि इंडिया को कंपटीशन दे सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया और हमारे श्रीलंका हो गया, हमारे अदर कंट्रीज, पाकिस्तान भी इस लाइन में आता है। तो इस सारी की जो अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, म्यांमार हो गया, लाओस, कंबोडिया, ये सब भी कंपटीशन में है इंडिया के, क्योंकि इन यहाँ पर भी इंडिया की जो इनकी गवर्नमेंट भी है वो भी मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स हैं उनको इनवाइट कर रही है कि आए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें इफ़ दे आर लिविंग चाइना। हालांकि इसके लिए इंडिया अगर इनसे कंपटीशन करना है तो इंडिया को अपने लैंड, लेबर और टैक्सेस में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत टाइम से रुका हुआ है और इस समय ये रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। और इस पैंडमिक की सिचुएशन में अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो जो हमारे 1.22 मिलियन पीपल जॉबलेस हुए हैं इस पैंडमिक में, उनको दोबारा से री एम्प्लॉयमेंट देने में, उनको री एम्प्लॉय करने में ये मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जो चाइना से आएगा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इफ़ इंडिया कैन यूटिलाइज इट बाय प्रॉपर पॉलिसी रेगुलेशंस, इसमें कि लैंड, लेबर एंड टैक्स रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया देखते हैं इस चीज़ को कैसे टैकल करता है फ्यूचर में, या कर भी पाता है इस अपॉर्चुनिटी को टैप की नहीं। सम अदर न्यूज़ क्लिप्स, SBI मेक्स EMI चीपर्स, कट FD रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो EMI थे होम लोन्स की उनको चीप कर दिया है। जो ऐसे लोग जिन्होंने 25 लाख तक का लोन लिया था उनको उनकी EMI को चिप कर दिया है। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए स्पेशल FD या डिपॉजिट्स की स्कीम लाई जिसमें उनको हायर इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्मल FD हैं उसके रेट्स कम कर दिए हैं, क्योंकि इस समय बैंक्स नहीं चाह रहे कि उनके पास कैश डिपॉजिट हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सेस कैश अवेलेबल है। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं, सर्वाइवर मोर वल्नरेबल टू कोविड, एक्सपर्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी पहले ही कि जो कि सर्वाइवर हैं उस गैस लीकेज में, कौन से गैस लीकेज में, जो भी विशाखापत्तनम में हुई है सटायरिन गैस, उसमें जो सर्वाइवर्स हैं अब वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन से, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक कर गया है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे गवर्नमेंट को ओवरकम करना है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोविड-19 पैंडमिक को के इन्फेक्शन को रोका जाए। तो अब इन लोगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। Return money to investor as soon as possible, सेबी टू फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन। सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन से कहा है कि जो भी इन्वेस्टर्स का मनी है वो आप जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन ने अपनी 6 डेट जो स्कीम से उनको बंद कर दिया है, कैश क्रच की कंडीशन में है। तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि क्या जो फ्रैंकलिन है वो डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन पर आ गई है। तो इसलिए सेबी ने इन्वेस्टर्स या जो कस्टमर्स हैं उनको रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए ये कहा है कि जल्दी से जल्दी आप जितने भी इन्वेस्टर्स के मनी हैं उसको रिटर्न करिए। आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, इंडिया आइज 1000 US फर्म फ्रॉम चाइना। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसमें US चाइना ट्रेड वॉर भी आएगा, इंडिया के कुछ लैंड रिफॉर्म्स या जो टैक्स रिफॉर्म्स है, लेबर रिफॉर्म्स जिसको जो पेंडिंग है उसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया के जो हमारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स उसके चैलेंजेस उसके पर भी क्वेश्चन बन सकता है। आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे, नोज डाइव। नोज डाइव मीन्स टू डिक्रीज और टू फॉल, भारी गिरावट आना। नोज डाइव हमने किसके कंटेक्स्ट में पढ़ा था, ये आप मुझे बताएंगे। और परप्लेक्सिंग मीन्स हैरान करने वाला, ये एक्चुअली हमने पढ़ा था वो जो करेंसी इन सर्कुलेशन वाली न्यूज़ है उसमें ये दोनों टॉपिक्स थे, नोज डाइव भारी गिरावट और परप्लेक्सिंग हैरान करने वाला। दीज आर द रेफरेंसेस। इफ़ यू लाइक स्टूडेंट, please share and subscribe. If you have any query, write on comment section and try to attempt maximum questions. You people are not answering the question, so please answer the question. It gives me motivation. So thank you for today. Take care.